हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोअर मेंस 2021 के जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो जैसा कि आप सभी लोग का एडमिट कार्ड आ चुका होगा, ठीक है, जो मैसेज के थ्रू भी पता चल गया होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप लोग उसको डाउनलोड कर चुके होंगे। तो जितना भी समय बचा है, अभी ज़्यादा समय नहीं है, तो उस समय में जो है आप लोग अपना रिवीजन करिए और जो भी रिवीजन आपने नोट्स बनाया है उसको भी देखिए, ठीक है। और तो ये रिवीजन पार्ट ही समझिएगा, इसमें जीके के क्वेश्चन है कुछ महत्वपूर्ण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, ठीक है। देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने नियमित सिक्के जारी किए थे और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था, ठीक है। ये प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश बना था, ठीक है। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। और जो सिक्के जारी हुए थे वो जो टका और जीतल, मैंने इसके मिलाकर एक मिश्रण करके बनाया गया था सिक्का को। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मौखरी शासकों ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में जलियान का उल्लेख मिलता है, ये बताना है, ठीक है। तो मौखर शासक जो थे वो कन्नौज में शासन करते थे और ये इनका जो अभिलेख किस अभिलेख में मिला उल्लेख ये बताना है कि जलियान का सर्वप्रथम तो ये असीरगढ़ मुद्रा लेख में मिला है, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, असीरगढ़ लेख में। और ये 6वीं सदी के आसपास जो है शासन करते थे, ठीक है। हड़हा अभिलेख जो ये हड़हा अभिलेख है, इसमें मौखर शासकों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। जबकि पिथौरा, अयोध्या, अहिच्छत्र में इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा असीरगढ़ मुद्रा लेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? पढ़ी जो थे वो किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित थे, लोहार थे, स्वर्णकार थे या फिर व्यापारी थे? तो जो पंडित थे वो ट्रेडर्स थे, यानी कि व्यापारी थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में पंडित लोग पशुओं का व्यापार करते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं तथा पंडियों के बीच संघर्ष तथा देवताओं द्वारा उनके संहार का वर्णन भी मिलता है। पंडित लोग ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे, इसलिए इन्हें वैकनाट यानी कि सूदखोर कहा गया है। तो आंसर इसका पंडित हो जाएगा। ये एक व्यापारी वर्ग के थे, ठीक है, पशुओं का व्यापार करते थे। और विज्ञान सीरीज के लगभग 15 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जो कि लगभग संपूर्ण क्वेश्चन जितने भी हैं लगभग करा दिया गया है। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हिंदी के हो चुके हैं, हिंदी आप लोग भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, ठीक है। हड़प्पा का स्थल यानी हड़प्पा से संबंधित कौन सा स्थल नहीं है बताना है। तो हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो सोह गौरा नहीं है, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा। बाकी चनहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर ये तीनों जो है हड़प्पा कालीन स्थल होते हैं। सोह गौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक मौर्य कालीन यह स्थल है। यहाँ से भारतीय लेखन कला की प्राचीनता को प्रमाणित करने वाला पहला ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। और इस ताम्रपत्र लेख की लिपि जो है ब्राह्मी है तथा भाषा प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो इसमें आंसर सी पार्ट से हो जाएगा, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुए ये बताना। तो देखिए आंसर इसका हो जाएगा मेहरगढ़ से, ठीक है। मेहरगढ़ से प्राचीनतम पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। वर्तमान में मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है और यह एक नवपाषाणी का स्थल है। और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल पर जो है गेहूँ, जौ, खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियाँ और मवेशी पाले जाते थे। कालांतर में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था। वह पत्थरों की मालाएं पहनते थे। यहाँ के निवासी लाजवर्द मणि का प्रयोग करते थे, जो केवल मध्य एशिया के बख्त खां के पाया जाता है। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी विशेषता है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहिर्मुखता। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट। आंसर बी पार्ट इसका हो जाएगा। समकालीन मनोविज्ञान में व्यक्तित्व में 5 व्यापक कारक पाए गए: खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, बहिर्मुखता और सहमतता और मनोविक्षुब्धता है, जिनमें बहिर्मुखता का संबंध मिलनसारता, सकारात्मक भावनाएं तथा दूसरों के साथ चाहने की प्रवृत्ति और स्पष्ट तौर पर जुड़ा हुआ है। अतः बहिर्मुखता जो सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों या भिन्न क्षमता के व्यक्तियों के संबंधित उचित निर्णय लेने हो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता अनौपचारिकता, यानी कि इनफॉर्मेलिटी कहलाता है। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय अनौपचारिक निर्णय कहलाते हैं। सामान्यतः ये कार्यालय का विन्यास औपचारिक होता है तथा कुछ परिप्रेक्ष्य में अनौपचारिक का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है, ये बताना है। कौन सा जो है संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं होता? तो देखिए, संप्रेषण का तात्पर्य होता है भाव, विचार, सूचना, संदेश आदि को एक इकाई से दूसरी इकाई तक पहुंचाना और प्रतिक्रिया प्राप्त करना। अतः इसमें देखा जाए तो संप्रेषण प्रक्रिया का अंग जो होता है वो माध्यम संचरण, अंग माध्यम संचरण और सूचना होता है, जबकि इसमें जीवन, मूल्य और दृष्टि जो दिया है ये नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतरक्रिया का सबसे बड़ा लाभ ये है कि, क्या लाभ है ये बताना है। तो लाभ जो होता है वो होता है कि यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाता है। ठीक है, अगर अधिकारी और अधीनस्थ के मध्य नियमित अंतरक्रिया होता है या रहता है, तो संबंध रहता है, तो उससे क्या होगा, प्रभावी निर्णय जो होगा निर्माण को सुगम बनाएगा। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। किसी संगठन में अगर अधिकारी अधीनस्थ के मध्य नियमित अंतरक्रिया का सबसे बड़ा लाभ निर्णय में मिलता है। आपसी अंतरक्रिया प्रभावी निर्णय को सुगम बनाने, कार्य क्षमता में वृद्धि एवं समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ये बताना है कि कौन सा है जो कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है। तो वो होता है अनौपचारिक संप्रेषण। ठीक है, ये कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं होता है। कक्षागत संप्रेषण में अप्रत्यक्ष संप्रेषण, मौन संप्रेषण और औपचारिक संप्रेषण होता है। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, क्या परिभाषित किया जा सकता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा जो हम सुनते हैं, ठीक है, उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में। तो इसका बी पार्ट से हो जाएगा। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य मौखिक, लिखित या सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया होती है। सूचना संप्रेषण प्रक्रिया का ही एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया के रूप में हम सुनने का सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है, कितना है वन क्षेत्र ये बताना है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 6.84% है वर्तमान में वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। अगर 2017 की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देखें तो टोटल वन जो है वो है 16,582 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, और वन परसेंटेज में देखो तो 6.88% है। ठीक है, अब कुल वनावरण अगर देखा जाएगा तो भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.09% आता है। अगर नवीनतम यानी कि 2019 के अनुसार प्रदेश में कुल वनावरण जो है 14,805 वर्ग किलोमीटर के बराबर है, और भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% आता है। अगर 2019 के हिसाब से पूछा जाएगा तो 6.1.5 इसका आंसर हो जाएगा। 6.15% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2019 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो
कथन दिया है और इसके बाद कारक दिया गया है, तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो कथन दिया गया है उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। कारण है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित हैं। ठीक है, तो इसमें से बताना कि कौन कथन सही है या कारण। तो इसमें देखिए दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में गन्ने का ज़्यादा उत्पादन है, ठीक है, जबकि महाराष्ट्र में उत्पादन कम है, फिर भी महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है जबकि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें कम हैं। तो 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश 179 मिलियन टन के साथ शीर्ष पर है, वहीं पर महाराष्ट्र की बात करें तो 92 मिलियन टन के साथ दूसरे स्थान पर है। तो इस तरीके से दोनों सही हैं, लेकिन दोनों का जो है विस्तारित रूप नहीं। इस तरीके से इसका आंसर जो इसमें दिया गया नहीं है, शायद प्रिंट में दिक्कत हो गया, तो इसमें इस तरीके से दिया जाएगा कि कथन और कारण जो है दोनों सही हैं और दोनों व्याख्या करता है। बी पार्ट में दिया गया कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो अगर विकल्प में देखा जाए तो इसमें सोन नदी का सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है। आंसर इसका सोन नदी हो जाएगा। ठीक है, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है शोषा कुंड नामक स्थान से, और ये मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई देखें तो 780 किलोमीटर है। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिलान करना है, मेला दिया हुआ है और स्थान दिया हुआ है। तो देखिए दादरी मेला जो लगता है वो बलिया ज़िला में लगता है, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। नौचंदी मेला जो लगता है वो मेरठ ज़िला में लगता है, तो बी का 2 हो जाएगा। पचकुइया मेला जो लगता है वो झांसी ज़िला में लगता है, आंसर इसका 1 हो जाएगा। और शाकंभरी मेला जो है सहारनपुर लगता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लोग इसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि कथन सही है या गलत। ठीक है, अब देखिए पहला है गूगल एक वेब सर्च इंजन है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, और दूसरा है बिंग एक वेब सर्च इंजन है और जिसका मालिक गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोनों गलत है। ठीक है, गूगल जो है सर्च इंजन अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है। यह इंटरनेट अर्थात कई सेवाएं उपलब्ध और उत्पाद बनाता है तथा विकसित करता है। ठीक है, जबकि बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्वामित्व और संचालित एक वेब सर्च इंजन है, इसलिए दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम डैश था और इसे डैश द्वारा विकसित किया गया। मतलब पहला वेब ब्राउज़र था, उसका नाम क्या था और किसके द्वारा विकसित किया गया ये बताना है। तो देखिए दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र था वो था www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब था और इसको विकसित किया गया था टिम बर्नर्स-ली द्वारा। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट की शुरुआत किस रूप में किया गया यह बताना है। तो इंटरनेट का शुरुआत जो है वो अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में किया गया था। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की ग्लोबल संरचना होती है। तो इसका आंसर जो है बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। किससे कनेक्ट किया जाता है। तो नेटवर्क फार्म भरने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, नेटवर्क। निम्न में से कौन सा सर्वर तथा कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करवाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। TAP जो टर्मिनल एक्सेस पॉइंट होता है ये जो है विभिन्न सर्वर एवं कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य करता है जिससे कि डाटा का आदान प्रदान किया जा सके। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, तो कहलाती है, क्या कहलाती है। तो वो कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा, यह कंप्यूटर की परिभाषा दिया गया था, बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
ये एक लॉजिकल मशीन और सूचना को प्रोसेस करती है, तो सही है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है उसे उस तक पहुंच सकता है, सही है। इसमें कोई भाव वेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना चाह नहीं, ये भी सही है। ये प्रतिबंधित ढंग से अपने सूचना तक पहुंचता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। डी पार्ट इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा की तैयारी कर रहा आपका एक मित्र जो है लोक सेवा में नैतिक आचरण से संबंधित कुछ मुद्दों पर आपसे चर्चा करना चाहता है, आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नैतिकता का मुद्दा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप उस पर चर्चा करना चाहेंगे, ठीक है। डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक नेतृत्वकर्ता के गुण नहीं है, तो जवाबदेही से मुंह मोड़ना ये नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं होता है, आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेतृत्व की विशेषता नहीं है, तो नेतृत्व की विशेषता जो नहीं होता है वो होगा इसका आंसर नेतृत्व का प्रभाव दबाव युक्त होता है, ठीक है। सी पार्ट इसका सही हो जाएगा आंसर। ये सब संप्रेषण के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक जनतांत्रिक नेतृत्व में कौन से गुण होना चाहिए, ठीक है। जनतांत्रिक नेतृत्व में कौन सा गुण होना चाहिए, तो इसमें जो है उद्देश्य की जानकारी होना चाहिए, कार्य क्षमता के मापदंड निश्चित होना चाहिए, उचित निर्णय की क्षमता और प्रेरणात्मक व्यक्तित्व होना चाहिए, तो इसका आंसर डी पार्ट सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही चंबा सुरंग किस राज्य केंद्र शासित परिषद में है। चंबा सुरंग बताना है किस केंद्र शासित या राज्य में स्थित है, तो चंबा सुरंग जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। चंबा सुरंग 12,000 करोड़ की लागत से बनने वाली चार धाम परियोजना का हिस्सा है, ठीक है। चार धाम परियोजना का कार्य किस राजमार्ग पर चल रहा है, तो चार धाम परियोजना का कार्य जो है वो NH 94 पर चल रहा है, ठीक है। नेशनल हाईवे 94 पर चल रहा है, तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, NH 94। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो चर्चा में रही पुटियन सेक्सटेंस क्या है, सेक्टेंस किसकी प्रजाति ये बताना है, तो पुटियन सेक्सटेंस जो है मछली किस प्रजाति होती है, तो आंसर इसका बी पार्ट सी पार्ट सही हो जाएगा, मछली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में ओपन स्काई ट्रीटी सुर्खियों में रही, कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है, तो इसका जो है भारत सदस्य देश नहीं है ओपन स्काई ट्रीटी का, तो आंसर इसका डी पार्ट से है। बाकी अमेरिका, रूस, कनाडा ये सारे इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। इस संधि की अवधारणा जो है शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने किया था, और अमेरिकी राष्ट्रपति डब्ल्यू बुश के प्रशासन के दौरान 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो आंसर इसका जो हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपन स्काई ट्रीटी के संबंध में सही कथन है, तो ओपन स्काई ट्रीटी के संबंध में अमेरिका ने इससे अलग होने की घोषणा की है, सही है। इस संधि में कुल 35 देश हैं, ये भी सही है। यह संधि हवाई निगरानी से संबंधित है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें तीनों सही है, आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने सबसे शक्तिशाली 12,000 HP के हॉर्स पावर के इंजन के निर्माण का कार्य शुरू किया है। इसका निर्माण भारत ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर किया है, तो फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम के साथ किया, तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, एल्स्टॉम फ्रांसीसी कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है, तो आत्मनिर्भर भारत की अभियान जो है उसका रकम है 20 लाख करोड़, तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, 20 लाख करोड़, ठीक है। और ये पैकेज की घोषणा जो किया गया था वो 12 मई 2020 को किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो 1 मई मनाते हैं हर साल, तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा 1 मई। और इसकी शुरुआत जो हुई थी अमेरिका से हुई थी 1 मई 1886 से, ठीक है। तब से लेकर अब तक 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है, तो वंदे भारत मिशन का उद्देश्य है विदेशों में बसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाना, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, विदेशों में बसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाना।
लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी बलबीर सिंह का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है? तो बलबीर सिंह जो थे वो हॉकी खेल से संबंधित है। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, हॉकी। ठीक है, और इनका निधन जो हुआ है 25 मई 2020 को हुआ है। भारतीय टीम ने 1948, 52 और 1956 में ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, बलबीर सिंह ने तीनों में प्रतिनिधित्व किया था। इन्हें 1957 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हॉकी में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है। तो अभी ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2021 में, 2020 का, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। तो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड उसको भी आप लोग देख के जाइएगा। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे कुछ, जिसका डिस्कशन किया गया। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।